हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस स्पार्क पर। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोशिका यानी कि सेल। सेल जो है जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका यानी कि सेल कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। तो कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। संसार के जितने भी जीव हैं सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं से मिलकर बनता है उत्तक। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? उत्तक। उत्तक से अंग बनता है और अंग से अंगतंत्र यानी कि हमारे शरीर का निर्माण होता है, यानी कि एक जीव का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है जीव का यानी कि जीवन का सबसे छोटा इकाई है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं और कोशिका का बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है। मृत कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने अपनी कोशिका से संबंधित सभी खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में किया है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने दिया था। इन्होंने अपनी सिद्धांत में कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अर्थात कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका से संबंधित अपने 4 सिद्धांत दिए हैं। तो पढ़ते हैं हम। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी। जर्मनी के वनस्पति विज्ञानी M.J. स्लाइडेन ने और जर्मनी के ही जंतु वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, यानी कि संसार के जितने भी जीव हैं उन सभी का निर्माण, उन सभी की उत्पत्ति जो है एक ही कोशिका से हुई है। दूसरा है प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। एक या बहुत सी कोशिकाएं। एक कोशिका यानी कि एक कोशिका से बना है, यानी कि एक कोशिकीय। बहुकोशिका यानी कि बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव यानी कि एक ही कोशिका से बना होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। जबकि बहुकोशिकीय जीव, जैसे कि नाम से ही पता है, बहुकोशिकीय यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो बहुकोशिकीय जीव
बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि मनुष्य हो गया, पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए। एक कोश के जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है, जबकि बहुकोशिकीय बड़े होते हैं, इन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं और बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और अंग से ही अंग तंत्र यानी कि हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। यानी कि सभी कोशिकाएं मिलकर एक जीवन का निर्माण करती हैं। अब कैसे, देखते हैं। मान लीजिए घर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ईंट होती है। घर कैसे बनता है? बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनता है। तो ईंट से मिलकर बनता है दीवार, और बहुत सारे दीवारों से मिलकर बनता है कमरा, और कमरों से मिलकर बनता है घर। ठीक वैसे ही कोशिका यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे उत्तक एक साथ मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और अंग से अंग तंत्र यानी कि हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो क्या है? प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? तो हमारा ब्रेन। ठीक वैसे ही केंद्रक जो है कोशिका का ब्रेन होता है, अर्थात केंद्रक जो है कोशिका को कंट्रोल करता है, उसे नियंत्रित करता है। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो वह शुक्राणु, जिसे स्पर्म कहते हैं, जो कि मेल में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो अंडाणु है, यानी कि ओव्यूम। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु, यानी कि ओव्यूम, जो कि फीमेल में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन जो है हमारी ब्रेन में पाई जाती है। न्यूरॉन में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, इसलिए यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। लेकिन हमारा लीवर जो है, हमारे लीवर में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है। यह अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकता है। तो कोशिका के अंग कौन कौन से हैं? जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज पुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हैक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया? तो हैक्सले ने बताया। जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? तो पुरकिंजे ने की थी। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह 2 प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो मान लीजिए यह हमारी कोशिका है,
और कोशिका के बीच में केंद्रक होता है। और जीव द्रव्य जो है एक पानी के रूप में चारों तरफ फैला रहता है। तो जो केंद्रक के अंदर है उसे जो है केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और जो केंद्रक से बाहर और कोशिका के अंदर है तो उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जीव द्रव्य के बारे में हमने क्या पढ़ा? जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी और हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। इसमें 80% जल होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो कोशिका के अंदर और केंद्रक के बाहर होते हैं उन्हें कोशिका द्रव्य कहते हैं, और जो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य क्या होता है? अर्ध और पारगम्य। अर्ध का मतलब आंशिक रूप से और पारगम्य का मतलब गुजरना। यानी कि कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर बहुत ही कम मात्रा में किसी को जाने देती है। यानी कि कोशिका झिल्ली जो है यह कोशिका के चारों तरफ फैली हुई होती है। एक झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली का मेन कार्य क्या होता है? तो इसका मेन कार्य होता है कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। यानी कि ये जो है ये निर्धारित करती है कि कौन कोशिका के अंदर जाएगा और कौन कोशिका के बाहर जाएगा। ठीक है। तो कोशिका भित्ति सेल वॉल यह केवल पादपों में पाई जाती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादपों में सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक है। यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करता है। अच्छा, कोशिका भित्ति जो है पादपों में सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन जंतुओं में कोशिका भित्ति लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और जीवाणुओं की बात की जाए तो जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और कवक में काइटिन की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। इसकी खोज 1880 ईस्वी में कॉलिकर ने की थी। कीटों की रेखित पेशियों में कॉलिकर ने इसे 1880 ईस्वी में कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। 1890 ईस्वी में अल्टमान ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया और इन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। 1898 ईस्वी में सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? तो सी बेंडा ने 1898 ईस्वी में। यहाँ ऑक्सीशोषण की क्रिया होती है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारें जो कि दोहरी होती हैं उन्हें क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें
दोहरी होती हैं, यानी कि डबल लेयर की होती हैं, जिनमें जिनमें ऐसे ऐसे करके उभार रहता है, उन्हें ही क्रिस्टी कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके खोज कीथ आर पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फूलम ने 1945 में की थी। इसे पहली बार 1897 में गार्नियर ने प्रकाश माइक्रोस्कोपी से देखा था। उन्होंने इसे अर्गेस्टोप्लाज्मा नाम दिया था। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SER। और दूसरा है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका शॉर्ट फॉर्म RER है। तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं, और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज जो है रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज ई पैलेट ने की थी। राइबोसोम यह पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज ई पैलेट ने की थी। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज ई पैलेट ने। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। यह जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य जो है प्रोटीन का संश्लेषण करना है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो 70S 80S, इसमें यस क्या है? तो यस जो है एक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इसका मतलब है, ये जो है एक इकाई होती है, एक मापक इकाई होती है, औसत गुणांक जिसे कहते हैं। ये शेडबर्ग में व्यक्त किया जाता है। तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S आकार में छोटे होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं। दूसरा है 80S। 80S आकार में बड़े होते हैं, ये विकसित पौधे व जंतुओं में पाए जाते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। तो 70S प्रोकैरियोटिक होते हैं और 80S यूकैरियोटिक होते हैं। 70S का आकार छोटा होता है और 80S का आकार बड़ा होता है। अब गाल्जी का क्या है? तो इसकी खोज 1898 में कैमिलो गाल्जी ने की थी। तो इनके नाम पे इसका नाम जो है गाल्जी कॉय पड़ा है। गाल्जिकाय की खोज किसने की थी? तो 1898 ईस्वी में कैमिलो गाल्जी ने की थी। यह पदार्थ का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। गाल्जिकाय जो है कोशिका में ढोने का कार्य करता है, इस यातायात का कार्य करता है।
तो इसलिए इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। कारक का सेंट्रोसोम, इसकी खोज बॉबेरी ने किया था। यह कोश का विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोश का विभाजन सेल पैलेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज बॉबेरी ने किया था। सेंट्रोसोम की उपस्थिति जिसमें होती है उसमें कोशिका का विभाजन अधिक होता है। तो सेंट्रोसोम जो है मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। मस्तिष्क में ही तो हमारा न्यूरॉन होता है, तो न्यूरॉन में कोश का विभाजन नहीं होता है। वहीं सेंट्रोसोम की मात्रा हमारे लीवर में अधिक होती है। लीवर में कोश का विभाजन की क्रिया बहुत ही तीव्र होती है, जिससे वो अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को अच्छे से ठीक कर पाता है। तो लाइसोसोम, इसकी खोज क्रिश्चियन डी डूबे ने की थी। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डूबे ने की थी। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम भी कहते हैं। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अतः आरबीसी बनने के बाद स्प्लीन यानी कि प्लीहा में पाया जाता है, जिस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। तो लाइसोसोम को जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि किसे सेल का तो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं लाइसोसोम के बारे में कि किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये जो है लाइसोसोम को ही कहा जाता है। इसे एटम बम भी कहा जाता है। लाइसोसोम जो है आरबीसी में नहीं पाया जाता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहा जाता है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। यह पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है, क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी कि उसको नियंत्रित करता है। तो केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक वैसे ही केंद्रक भी कोशिका को कंट्रोल करता है, इसलिए केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक में डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 70 से 80% प्रोटीन, 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए तथा 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित होती है, यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होती है। यूकैरियोटिक कोशिका पादप और जंतुओं में पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? तो इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली
राइबोसोम यानी कि 70S पाया जाता है तथा शेष अंकों का अभाव देखा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका ये पूरी तरह विकसित होती है। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्धविकसित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका पूरी विकसित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें केंद्रक भी अविकसित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र झिल्ली में होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन कौन है? तो बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, जबकि यूकैरियोटिक कौन कौन है? तो पौधे और जीव हो गया। तो रसधानी यानी कि वैक्यूल्स यह निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। रसधानी में एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। रसधानी जंतुओं में छोटी होती है तथा पादपों में बड़ी होती है। लवक यानी कि प्लास्टिड यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है: हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, अवर्धित लवक, ल्यूकोप्लास्ट, वर्धित लवक, क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई कहते हैं। हरित लवक की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अवर्धित लवक यह रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जैसे जड़ें, भूमिगत तना। यह भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक है। वर्धित लवक क्रोमोप्लास्ट यह रंगीन लवक होते हैं। यह लवक रंग प्रदान करते हैं, जैसे पुष्प, बीज आदि। क्रोमोप्लास्ट जो है फलों को रंग प्रदान करते हैं। जैसे टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण। चुकंदर विटामिन के कारण। फलों का पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण। सीलिया एंड फ्लैजेला यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं। सीलिया और फ्लैजेला केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका, तो जंतु कोशिका गोल आकार का होता है, जबकि पादप कोशिका चौकोर आकार का होता है। जंतु कोशिका में सीलिया और फ्लैजेला लाइसोसोम होते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, लवक और क्लोरोप्लास्ट होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक होता है, पादप कोशिका में केंद्रक होता है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है, पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होता है। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पादप कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जंतु कोशिका में राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, रसधानी और तारकाएं होते हैं, तो पादप कोशिका में भी राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, रसधानी और तारकाएं होते हैं।
यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, राजधानी और तारका ये जो है एक समान होते हैं। ये दोनों में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर आप लोग कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम पढ़ते हैं गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। मानव में यह 23 जोड़ा यानी कि 46 पाया जाता है। जोड़े में रहेगा तो 23 रहेगा, उसे अगर सिंगल कर दिया जाए तो 46 रहेगा। तो इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट, मध्य भाग को सेंट्रोमर तथा इसके नीचे के भाग को टेलोमर कहते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या मानव में कितनी होती है? जोड़ी में 23 होती है और वैसे कही जाए तो 46 होती है। तो क्रोमोसोम्स केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। तो यहाँ क्रोमोसोम्स यानी कि केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। यह हमारा केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है और डीएनए के अंदर जीन होता है तो जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन को आनुवंशिकता का आधार कहा जाता है। जिस प्रकार मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, ठीक वैसे ही आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है और डीएनए के अंदर जो है जीन पाया जाता है। तो जीन जो है, जीन पर ही माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन को आनुवंशिकता का आधार कहा जाता है। जीन की खोज वेलेम जोहानसन ने किया था। कोशिका, अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं सेल से संबंधित, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, टैक्सोनॉमी। तो साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे छोटी कोशिका कौन है? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। और अगर बात की जाए ह्यूमन बॉडी की, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, जो कि मेल में पाया जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, यानी कि ओव्यूम होता है, जो कि फीमेल में पाया जाता है। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है और सबसे बड़ी कोशिका ओव्यूम होता है, जो कि फीमेल में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी, जबकि ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी 1774 ईस्वी में। पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पादप कोशिका या वनस्पति
कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो पादपों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। और जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने दिया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि प्रत्येक जीव छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अर्थात कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने। अंतःप्रद्रव्यी यानी कि एंडोप्लाज्मिक की सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है? तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो कोशिका के राइबोसोम में प्रोटीन बनाया जाता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करती है और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस शुद्ध कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होती है? कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होती है? लाइसोसोम, प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। दूसरा है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? प्लाज्मा, क्रोमोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक। इन दो सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।